सबका ध्यान इधर होना चाहिए। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, 1-2 मिनट। सब यहाँ पर ध्यान देना अच्छा से, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। तुम लोग को मालूम है पीरियोडिक टेबल तुम लोग के साइंस में, केमिस्ट्री में 5वां चैप्टर है। हम लोग पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और उसके बाद दूसरा चैप्टर था धातु अधातु की अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार लवण। तो पहला चैप्टर हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा चैप्टर में अम्ल क्षार लवण और तीसरा चैप्टर क्या था, धातु अधातु। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और चौथा चैप्टर तुम लोग का था कार्बन एवं उसके यौगिक। ये भी हो गया है कि चल रहा है, हो गया कि चल रहा है, चल रहा है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल। तुम लोग का 5वां लेसन है ना। ये तो उगिए नहीं रहा, देखिए नहीं रहा, कौन सेट कर दिए हैं जी। एक मिनट रुक जाना, कौन रहेगा ठीक ठाक, ये वाला दे दे। नहीं दिखेगा तो बोलना, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान देना। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे उस क्लास में, से बहुत दिन पहले, याद है ना। सिर्फ पढ़े थे बल्कि उससे पहले भी अगर तुम लोग पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानकारी होगा। आज एक टॉपिक है जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये 5वां चैप्टर है। इसमें क्या सब पढ़ेंगे जरा ध्यान देना, है ना। बारी बारी से बात करेंगे। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। वो हम पहले लिख दे रहे हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, है ना। सब क्या करेगा, अपना अपना कॉपी कलम खोल लेगा और ऊपर हेडिंग लगा लो। चलो लगा लिया हेडिंग सब। चलो पहले जान लेते हैं कि आखिर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों पढ़ते हैं, है ना, या फिर क्या आवश्यकता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ने का। तो इसका अगर हम सबसे पहला कारण जाने तत्वों का अरे लड़का यहाँ पर ध्यान दो ना, क्या कर रहा हुआ नहीं, हेडिंग लगे उतना टाइम से हेडिंग लगेगा। चलो, तो हम सब जानते हैं, तुम लोग भी यहाँ देखता होगा कि अगर एक कैटेगरी का बच्चा रहता तो उसको ए सेक्शन में, अगर बी कैटेगरी का बच्चा रहता है उसको बी सेक्शन में, अगर सी कैटेगरी का बच्चा रहता तो उसको कहाँ रखते हैं, सी सेक्शन में। मतलब उसके गुणधर्म के आधार पर, उसमें कितना पढ़ने का ज्यादा गुण है, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जब ढेर सारे तत्व की खोज हो गई, उससे पहले भी कई सारे वैज्ञानिकों ने तत्व के बारे में, गुणधर्म के बारे में जानने का अथक प्रयास किया। लेकिन उसके बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय में अपना अपना योगदान दिए, सिद्धांत दिए। लेकिन अंततः हमारे एक आधुनिक वैज्ञानिक हुए मौसले, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का आधुनिक सिद्धांत दिया और उसको हम लोग बारीकी से पढ़ते आ रहे। उससे पहले कई सारे वैज्ञानिकों ने तत्व से संबंधित सिद्धांत दिया, जिसमें से पहला नाम आता है डोबे रायनर। किसका नाम आता है, डोबे रायनर। नाम सुना होगा डोबे रायनर, जिन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत, एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था डोबे रायनर, जिन्होंने त्रिक सिद्धांत दी। कौन सा सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत। इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया जिसका नाम था न्यूलैंडस। क्या नाम था, न्यूलैंडस। उन्होंने अष्टक नियम दिया। कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम। एक था अष्टक नियम, एक था त्रिक नियम। त्रिक नियम कौन दिया था, डोबे रायनर, डोबे रायनर ना। अष्टक नियम का न्यूलैंडस। ये दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया नहीं, सिर्फ सिद्धांत दिया तत्व के बारे में। हम बता दें, अभी कुल वर्तमान में अगर हम बात कर ले तत्व का, तो कुल तत्व की संख्या कितना है, कुल तत्व की संख्या प्यारे है 118। 118 तत्व में से तुम्हारा 98 यानी 98 तत्व ऐसा है जो प्रकृति से प्राप्त है। किससे प्राप्त है, प्रकृति से।
और शेष जो भी है तत्व वो मानव के द्वारा खोजा गया है ना। शेष तत्व, शेष कितना बचेगा 118 में से? तो लगभग 20 तत्व ऐसा है जो मानव के द्वारा खोजा गया है, वो हो गया आपका कह सकते हैं मानव निर्मित तत्व। और शेष आपका 98 जो है वो हो जाएगा प्राकृतिक प्रदत्त तत्व। तो आज हम लोग सबसे पहले बारीकी से अब हम लोग बात करेंगे ये तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण पर। पहला पॉइंट हम जानेंगे आखिर तत्वों को क्यों वर्गीकृत किया गया, तत्वों को वर्गीकृत करना क्यों आवश्यकता था, सबसे पहले ये जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या है डोबे-रायनर का त्रिक नियम, फिर उसके बाद जानेंगे क्या है नीलंडस-कास्टक नियम, इसके बाद जानेंगे कौन सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने पीरियोडिक टेबल का आधारभूत संरचना रखा। तो सबसे पहले बात करते हैं डोबे-रायनर का। जिस समय डोबे-रायनर आए थे उस समय कुल 20 तत्व था। कितना तत्व? देखो हम सबके बगल बगल में लिख रहे हैं तत्वों की संख्या। जिस समय डोबे-रायनर आया था उस समय था आपका 20 तत्व और नीलंडस के समय था 56। कितना? 56, याद रखना है। डोबे-रायनर के समय 20 तत्व की ही खोज हुआ था और नीलंडस के समय 56 तत्व। तो डोबे-रायनर के समय जो 20 तत्व था उसमें उन्होंने क्या किया, एक त्रिक सिद्धांत दिया। त्रिक सिद्धांत क्या कहता है जरा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। त्रिक सिद्धांत कहता है कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार बोले तो परमाणु द्रव्यमान, यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए तो बीच वाला जो तत्व होगा वो दोनों साइड वाले तत्व के भार के द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। नहीं समझा तो एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ए बी सी 3 तत्व ले लिए, कहीं से भी 3 गो तत्व। अगर हम 3 गो तत्व ले लेते ना तो बीच वाला जो तत्व है ये वाला तत्व दोनों साइड वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के यानी परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। मतलब ए अब प्लस बी अब बट्टा 2, ये जो होगा ना बराबर किसके होगा? बी का। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर प्लस क्या हो जाएगा? सी, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा सी। ए प्लस सी होगा बराबर बी, क्या हो जाएगा? एक मिनट, ए प्लस बी ये हो जाएगा सी, ए प्लस सी बट्टा 2 बराबर बी। कहने का मतलब हो गया कि अगर हम किसी भी 3 तत्व को, 3 तत्वों को कहीं से भी उठाएंगे तो दोनों साइड वाले तत्वों का परमाणु भार जो होगा उसका औसत बीच वाले परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर, पूरे ने लगभग बराबर होगा। यही था डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत। अब एक बार हम फिर से रिफ्रेश कर ले। डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत, पंखा यहाँ पर धरल का है, इधर हो यहाँ पे लगल, हम लोग परेशान फालतू नहीं। चलो देखो, हम बोले कि डोबे-रायनर का जो त्रिक सिद्धांत था वो ये था कि अगर हम किसी भी तत्व को 3 तत्व अगर हम कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं तो बीच वाला तत्व का जो परमाणु भार होगा, किसका भार? बीच वाला, दोनों साइड वाले तत्व के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होगा। यही था डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत। ये पूछेगा तुमसे, इसलिए तुमको दिमाग में सेट करके रखना है इसको। हम एक दो बार फिर से रिफ्रेश करेंगे, जब तक तुमको याद नहीं होगा तब तक हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। हम बोले डोबे-रायनर ने त्रिक सिद्धांत के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा यदि किसी भी तत्व को, यदि उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर 3 तत्व, परमाणु भार के आधार पर 3 तत्व को लिया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो होगा दोनों साइड वाले तत्व के परमाणु भार के औसत के क्या होगा? समझ में आया? कोई खड़ा होकर बोलो तो क्या देखो, बोलो तो ही बोलो। उसको क्या कहेंगे? डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत को बोले ना, लड़के में का देंगे, बोलो जिसको दिमाग में सेट हुआ। तो ये दोनों तो बड़ा शोक कुल अवस्था में है। हाँ बोलो तो सुनो, बोल खड़ा होकर बोलो, बोल ना, नहीं सुनी का है? कहीं और ध्यान था कि? हाँ तुम लोग क्लास में है लेकिन तुम लोग का दिमाग ही नहीं है क्लास में। हम इसीलिए बोले थे आज घर चल जाओ, फिटफाट हो गया। चलो देखो, हम बोले प्यारे
डोबे राइनर का त्रिक। अच्छा लगता है कि ऐसे क्लास चलता है, तुम लोग को लग रहा है कि नहीं हम लोग को नहीं पढ़ा चल रहा ना, क्लासे में कि कहीं बाहर पढ़ा रहे हैं? हाँ, तुम लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं जी। तो जब तुम लोग को पढ़ा रहे तो दिमाग जरा यहाँ पर कंसल्ट करके देखो ना, तब ना समझ में आएगा। हम बोले ये जो आपका है ना डोबे राइनर साहब या डोबे राइनर चाचा कह लो तब याद रहेगा ना। इन्होंने दिए थे त्रिक सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं डोबे राइनर का त्रिक नियम। तुमको डोबे राइनर का त्रिक नियम भी पूछेगा, तुमको अष्टक सिद्धांत, अष्टक नीलंदस का अष्टक सिद्धांत भी पूछेगा, है ना। मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में भी पूछेगा। और तब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी मोसले का 4 स्टेप। चारों को बारी बारी से पढ़ेंगे, सबसे सवाल आता है, ढेर सारा सवाल आएगा तुमको। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो भरपूर आएगा कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया, डोबे राइनर ने त्रिक सिद्धांत कब दिया, है ना। या डोबे राइनर ने कौन सा नियम दिया था, त्रिक दिया था कि अष्टक दिया था कि आधुनिक आवर्त सारणी बनाई कि मेंडलीव का आवर्त सारणी। इन सबसे सवालात कई सारा पूछता है। उसके बाद अगर हम बात करें 2 नंबरिया क्वेश्चन का, तो उसमें भी पूछेगा क्या है अष्टक नियम नीलंदस का, या फिर डिफरेंस में पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव का आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें। ढेर सारा सवाल बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे तब ना। अगर ऐसे में समझ में आ रहा है ना, तो आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ लेते हैं जो बहुत जरूरी है, फिर नहीं होगा तो हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे क्लास में ईमानदारी के साथ। नहीं समझ में आ रहा है बात, तो जो बात समझ में आएगा वही पढ़ेंगे। ज्यादा जरूरी नहीं कि पूरा गहराई से ही लेके चले, जितना समझ में आएगा उतना ही पढ़ेंगे। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा डोबे राइनर वाला कि कोई खास बात थोड़ी है, हम बोले कि कोई 3 गो तत्व, जो 20 गो तत्व था ना उसी में से एग्जाम्पल देके समझाएंगे ना तो समझ जाएगा। जिस समय 20 गो तत्व का खोज मिलता उस समय डोबे राइनर ने एक सिद्धांत दिया था। ऐसे नहीं दे दिया त्रिक सिद्धांत, उन्होंने 3 तत्व को कहीं से उठाया, ऐसा नहीं कि अलग अलग करके एक दिश से 3 तत्व उठा लिया, और वो ये पाया कि उसमें बीच वाला जो तत्व है ना, दोनों काट वाले तत्व के परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर। औसत समझ में आता है सबको, औसत के बारे में हम चर्चा किए हैं। औसत माने एवरेज, एवरेज माने बोले तो माध्य, माध्य सबको बुझने आता है। जैसे कहेगा 5 संख्या का माध्य कितना हो जाएगा, 5 कोई संख्या रहेगा 1 से लेके 5 तक, और उसका पूछेगा माध्य कैसे निकालेंगे उसका माध्य। 1 से लेके 5 तक संख्या लिख के जोड़ देते हैं, 5 से भाग दे लेते हैं। तो हम बोले प्यारे कि दोनों साइड वाले का औसत, तो बताओ तो दोनों साइड वाले का औसत क्या होगा, ए प्लस सी बता ए न होगा। तो ये हो जाएगा आपके किसके बराबर, बीच वाला के बराबर। यही है डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत, तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अरे तो हम एग्जाम्पल दे देते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लो। एक था तुम्हारा क्लोरीन, क्या था, एगो क्लोरीन, क्लोरीन बोले तो 70, इधर कितना दे दे 35। एक हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम, एक हो जाएगा लिथियम। एक हो जाएगा तुम्हारा क्लोरीन, एक हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम। कैल्शियम बोले तो ये है 20, ये है 40। एक बोल लिथियम कितना में 3 नंबर, तो ये हो जाएगा 7। तब देखो 3 तो ले लिए ना, अब इसको तुम अरेंज कर लो। ये हो जाएगा आपका, ये कितना है लिथियम, एक मिनट जा, रुक जाओ एक मिनट। त्रिक सिद्धांत लिख के 10 करो तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं। चलो लिखो डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत।
लिख लिया ना, डोबे रायनर के त्रिक सिद्धांत लिख के डैश कर दिया। चलो लिखो तो। लिखो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी के रसायनज्ञ जॉन डोबे रायनर ने तत्वों के संबंध में एक सिद्धांत दिया। कोमा जिसे सिद्धांत या कोमा जिसे डोबे रायनर का त्रिक सिद्धांत या त्रिक नियम कहते हैं। तब लिखना इसके अनुसार। लिखना इसके अनुसार। लिखो इसके अनुसार देखो तीन तत्वों को, इसके अनुसार लिखना तीन तत्वों को तीन तत्वों को उसके परमाणु भार के आधार पर तीन तत्वों को उसके परमाणु भार के आधार पर यदि सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। और इन्होंने 3 समूह बनाए थे तत्वों का। कितना समूह? 3 समूह। तीनों समूह के बारे में हम लोग बारी बारी से पहले जानते हैं। इसका क्या था? तीन था। शुरू में इन्होंने 3 ही सिद्धांत दिया था। पहला आपका हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या हो जाएगा? लिथियम Li, सोडियम, पोटेशियम बोले तो के। लिथियम होता है प्यारे 3 नंबर में, इसका परमाणु क्रमांक द्रव्यमान हो जाता है 7।
सोडियम होता है 11, ये हो जाएगा 23। पोटासियम होता है आपका 20, 19, ये हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा? 39 सही होगा। अब जरा गौर कर लेते हैं। तो हम बोले ये था आपका लिथियम, सोडियम, और ये है आपका पोटासियम। ये हो जाएगा 3, ये आपका है 7, ये 11 परमाणु क्रमांक, ये हो जाएगा तुम्हारा 23, ये पोटासियम है तो 19, ये हो जाएगा इसका 39। अब जरा गौर करना, बोले हम कि बीच वाला, तो बीच वाला यह तत्व है, इसका कितना है परमाणु द्रव्यमान? 23 है। अब दोनों साइड वाले की हम बात कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 7 अब प्लस 39। जरा बताओ तो 7 प्लस 39 कितना होगा? 46। तो 46 बट्टा अगर हम 2 कर ले तो जरा बताओ कितना रहा है? 23। तो ये दोनों साइड वाले तत्व के परमाणु भार का जो औसत है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर है या बराबर है? बराबर है ना। यही था डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत। ऐसा ऐसा करके उन्होंने 3 बार बताए थे, 3 को सिद्धांत दिए थे। वो इस 3 तत्व के बारे में ऐसा ही कर करके 2 और सारा है, ठीक है ना। तो जब 3 तत्वों के बारे में, चूंकि उस समय बहुत कम तत्व का खोज हुआ था, उस समय सिर्फ 20 ही तत्व का खोज हुआ था, इसलिए इनका नियम फॉलोअप कर गया कुछ देर के बाद, है ना। कुछ देर के बाद औसत से बहुत ज्यादा बराबर होने लगा। तब इस मान्यता को बंद करके अगला मान्यता का खोज हुआ, जो अगला जो मान्यता दिया गया था सिद्धांत, वो था न्यूलैंड्स। कौन था? और न्यूलैंड्स ने आया और उन्होंने अष्टक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया न्यूलैंड्स? तुमसे पूछेगा अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, या पूछेगा न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया? 1800। अब हम तुमसे पूछेंगे डोबे-रायनर जो त्रिक नियम दिया था वो कब दिया था? 1800। हम तुमसे पूछेंगे त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, और अष्टक नियम का? तो जरा ये बताओ, इस बात को समझने में किसी को दिक्कत है? ये है एग्जाम्पल के तौर पर, तुम इसको नोट कर लो पहले, तब फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसको छापो पहले। हो गया ना। आगे लिखो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। आगे हेडिंग लगाना न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। लगा लिया ना न्यूलैंड का अष्टक नियम का हेडिंग? चलो कोई बताएगा क्या है न्यूलैंड का अष्टक नियम? खड़ा होकर बोलेगा क्या? दिलन को बोलो। इधर की दोनों साफ मासूम बनल है, इधर तुअर बोले ना, तुअर कुछ उल्टा पुल्टा देखता नहीं घर पर। भोला बोल ना, न्यूलैंड का अष्टक नियम किसी को मालूम है? देखो जिस प्रकार से, अरे बाली जोगाड़ टेक्नोलॉजी, देखो ना कपड़ा साफ करने वाला बरस को पेची लगे है बेंच के तौर में। अरे बाबू बड़ा खतरनाक है। नंबर में बैठना है तो आओ, एक बड़ा टाइम से आई है साइकिल का। अच्छा चलो देखो रे भाइयों, अभी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। देखो वो तुमको उसमें ज्यादा विशेष जरूरी नहीं है, जरूरी होगा फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कोलाहल मचाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा।
हम लोग बात कर लेते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। दो, जैसे त्रियक सिद्धांत था ना डोबेरानर का, एक वो हो गया, एक हो गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन दोनों को थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। इसके बाद वाला जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे न्यूलैंड्स का, काहे कि इन्होंने कुछ विशेष बात बताया डोबेरानर की अपेक्षा, इससे भी विशेष बात बताएगा। आगे जो आएगा हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड क्या था, मेंडलीव का आवर्त सारणी जो बना, क्योंकि सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है ना तो मेंडलीव को जाता है। पहला आवर्त सारणी वही बनाए थे। अब उसमें कुछ गलती हो गया, तत्व को अरेंज करने में उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को चुन लिया परमाणु क्रमांक की अपेक्षा, जिसके वजह से ज्यादा नहीं चल पाया, है ना। और आगे जाके कुछ ही समय के बाद क्या कहते हैं, मोसले ने कुछ नहीं किया, सिर्फ चेंज कर दिया परमाणु द्रव्यमान की जगह पर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक ना, जिससे क्या हो गया, वो सफल हो गया। तो हम लोग बात कर लेते हैं न्यूलैंड्स का। न्यूलैंड्स ने भी जब देखा कि डोबेरानर का त्रियक नियम नहीं चला तो इन्होंने अपना नियम एक दिया लेकर के, अष्टक नियम। क्या अष्टक नियम? तो इन्होंने कहा कि अगर तत्व को, जो भी व्यक्ति है वही बात कहा कि तत्व को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए। अभी तक किसी भी वैज्ञानिक के दिमाग में ये बात नहीं आ रहा था कि परमाणु द्रव्यमान की जगह पे नहीं, परमाणु क्रमांक की जगह पे सजा ले। क्या उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तत्व को, या ऐसे कह लो कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो आठवां तत्व का गुण जो होता है वो पहले तत्व के गुण के बराबर होता है, ऐसा कहे। और इन्होंने, हमको लगता है कि उनको संगीत से बहुत बड़ा प्रेम था और बहुत बड़ा संगीत से उनको लगाव था। उन्होंने संगीत के जो स्वर होता है ना 7 गो, उसी से उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल के बारे में चिंतन कर लिए। उन्होंने कहा जिस प्रकार संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के बराबर होता है, उन्होंने लिख दिया। अब तो हम बता देते हैं क्योंकि उसमें जरूरी पड़ेगा, वह है सो संगीत के स्वर से ही उन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था, इसलिए वो जरूरी बनता है लिखना। तो जैसे होता पहला सा होता है सा, फिर रे, उसके बाद गा, फिर मा, फिर पा, धा, गा होता है, गाने होता है, और फिर होता है नी। सा होगा तो 8वां यही चलाएगा जी। सा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 8 गो। अब देखो तुम, अब सा से शुरू करो, 8वां फिर सा रहा तो पहला 8वां बराबर हो रहा है ना। इसी आधार पर उन्होंने सजा दिया। कहा कि आओ, गड़बड़ क्या हुआ मालूम है, चला उस समय चूंकि टोटल 56 तत्व खोज हुआ था। क्या तत्व खोज हुआ था? 56 गो। उस समय 56 तत्व का टोटल खोज हुआ था। उन्होंने सजाया इसके आधार पर, जिस प्रकार से संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के बराबर होता है, उसी प्रकार यदि हम तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाएंगे तो क्या होगा मालूम है, 8वां तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के गुण के बराबर। क्योंकि उस समय अक्रिय गैस खोज हुआ नहीं था। जैसे ही अक्रिय गैस खोज हुआ आगे चल के, अब इसका जो नियम था वो फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? क्योंकि उन्होंने कहा था कि 8वां तत्व पहले तत्व के सदृश होगा, यानी बराबर होगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे अक्रिय गैस का खोज हुआ ना तो 8वां तत्व के जगह पर 9वां तत्व पहले तत्व के बराबर होना शुरू हो गया, जिससे क्या हो गया, इसका भी नियम ज्यादा दिन नहीं चला। और उसके बाद आया मेंडलीव। कौन आए? और उन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया और उन्होंने ही तत्व को बढ़ते हुए, उन्होंने भी तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर अर्थात परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए। तो हम लोग पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो अभी हमने लिखा, जरा इसको लिख लो, नोट कर लो फटाफट, लिखो न्यूलैंड का अष्टक नियम। लिखा ही देते तब पूछताछ करेंगे बारे में। लिखो, ये था अंग्रेज वैज्ञानिक, वो था जर्मनी के ना, ये था अंग्रेज यानी इंग्लैंड के। लिखो लिखो, इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने सन 1866 लिख लो, है ना। जॉन न्यूलैंड्स ने
सन 1866 ईस्वी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मतदान करेगा? ईस्वी में वो ऐसा व्यक्ति होगा ऐसा सुना है कि ईस्वी में अपने समय में उपस्थित तत्वों को 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 उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 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 एक नियम का प्रतिपादन किया। एक नियम का नियम बोलो या सिद्धांत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। इसके अनुसार अब लिखना, इसके अनुसार अब लिखना, इसके अनुसार लिखना, इसके अनुसार इसके अनुसार लिखा है। लिखो, अब पैराग्राफ चेंज कर देना। इसके अनुसार पाछे लिख रहा लड़का रे। इसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए, परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। जैसे देखो, लिख लिया ना। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, जैसे अगर हम लिखे हाइड्रोजन, उस समय अक्रिय गैस नहीं था तो हीलियम नहीं होगा। अरे यहाँ पर लिख लिया तो यहाँ ध्यान दो ना जी। हम बोले आठवां तत्व पहले तत्व के बराबर होगा। हाइड्रोजन है, उस समय हीलियम नहीं था क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है, तो लिथियम, उसके बाद बेरिलियम ना, उसके बाद हो जाएगा आपका बोरॉन, फिर हो जाएगा आपका कार्बन, फिर हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा नियोन। नियोन नहीं था उस समय, नियोन नहीं था उस समय, तो हो जाएगा तुम्हारा फ्लोरीन, और फिर हो जाएगा तुम्हारा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम Na। जरा गौर करना, यहां से गिनना शुरू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो ये पुर गया, एगो तब तो एक्स्ट्रा लिखा गया है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एफ आएगा वहां पे, एफ यहाँ आएगा। जरा गौर करना, हम बोले न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ये है, जैसे संगीत का स्वर है, उन्होंने कहा कि यदि जिस प्रकार संगीत का आठवां स्वर पहले के बराबर होता है, उसी प्रकार यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए, तो आठवां तत्व जो होगा ना, वो पहले
तत्व के सदृश के बराबर होगा। अब हमारा मन होगा नहीं इसके आगे और ले लें, उसके बाद हमारा मन होगा कि नहीं हम सोडियम ले लें, हमारा मन होगा नहीं हम मैग्नीशियम ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से गिनती करें, यहाँ से करें, कहीं से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जहां से मन होगा वहां से करेंगे। अगर हम यहाँ से करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये वाला तत्व ये वाला तत्व दोनों आपस में क्या होगा, एक जैसा गुण वाला होगा। अगर हमारा मन होगा नहीं हम यहाँ से करें तभी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देख रहा है ये दोनों आपस में बराबर है, लिथियम सोडियम ये सब एक जैसा गुणधर्म वाला होगा। हमारा मन होगा नहीं हम यहाँ से गिनेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये दोनों एक जैसा हो रहा है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजा दिया। कौन? और उन्होंने कहा कि आप किसी भी तत्व से काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। उस समय अक्रिय गैस नहीं था, टोटल 56 ही तत्व था, उसी के आधार पर उन्होंने डिसीजन लिया। अक्रिय गैस के जैसे ही खोज हो गया फिर इनका भी मामला गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ाया? जो 8वां के बराबर होता था पहला, अब वो 9वां के बराबर होने लगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गया अक्रिय गैस। जैसे अक्रिय गैस खोज हुआ अब 8वां के जगह 9वां आ गया, इनका भी सिद्धांत नहीं चला, फ्लॉप हो गया। फिर आए कौन? मेंडलीव। मेंडलीव से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे, इसका क्या दोष है क्या गुण है। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का दोष लिख के डैश करो जरा, उसको एक आध लिख लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे बड़ा एकदम सुरीले अंदाज में। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम नहीं बल्कि मेंडलीव का आवर्त सारणी। क्या हुआ जी इधर तो दिक्कत है कि लिखो ना, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का दोष, इसका क्या दोष था जरा भी लिख ले एक आध लाइन, ताकि ठीक ठाक रहेगा। चलो लिखो, लिखो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत का निम्नलिखित दोष है डैश। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत का निम्नलिखित दोष है डैश। नंबर 1 में लिखना, नंबर 1 में लिखना, देखो यह सिद्धांत कैल्शियम, यह सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता है। यह सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता है। लिख लिया ना जी? हाँ, दूसरा पॉइंट लिखना, न्यूलैंड्स का मानना था कि प्रकृति में कुल 56 ही तत्व है। न्यूलैंड्स का मानना था कि प्रकृति में कुल 56 ही तत्व है, 56 ही तत्व है। जबकि आगे चल के और बहुत सारे तत्वों का खोज हुआ। जबकि आगे चल के और बहुत सारे तत्वों का खोज हुआ, जिससे इनके सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे इसके सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अगला लिखना, तीसरा पॉइंट लिखना, अक्रिय गैस। तीसरा पॉइंट लिखना, अक्रिय गैस को खोज हो जाने से, अक्रिय गैस के खोज हो जाने से
नौवां तत्व पहले तत्व के समान होने लगा। यहाँ का अधिक जनसंख्या इसके पक्ष में होगा, अधिक जनसंख्या और ये व्यक्ति जहाँ पर जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कठिनाई है, इसको लेकर के जाइए ना, शासन द्वारा भारत की बात कर रहे हैं। ऐसे आप ये लोकतांत्रिक टॉपिक है, ये वर्ल्ड लेवल पर जाती है, दुनिया की बात है, लेकिन आप लोग समझने के लिए भारत को देख रहे हैं, ठीक है? नीचे नोट करके लिख लो, नोट लिख लिया, नोट करके नीचे लिखो न्यूलैंड्स ने ही बताया कि तत्वों का गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब किसी को समझ में आता है? जैसे अगर हम किसी चीज को रिपीट करेंगे तो दोहरा जाता है, तो वही चीज होगा तुम्हारा आवर्ती। जैसे अगर इसको चाहेगा परिभाषा लिखना, आवर्ती फलन का मतलब लिखिए लो नीचे, आवर्ती फलन लिख के डैश करो, नीचे अंडरलाइन। आवर्ती फलन लिख करके डैश, नीचे अंडरलाइन कर लिया ना? चलो कर लो। आवर्ती फलन लिख करके डैश, नीचे अंडरलाइन कर लिया। चलो लिखो, एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों की पुनरावृत्ति। एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों की पुनरावृत्ति। एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों की पुनरावृत्ति। एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों की पुनरावृत्ति कहने का मतलब ये हो गया, अगर तत्वों को सजाया जाएगा ना, तो एक निश्चित अंतराल के बाद वही तत्व फिर से रिपीट हो जाएगा। यही हो गया तत्वों का आवर्ती फलन कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। जरूर एक बार रिफ्रेश कर लें, कॉपी में कलम डाल के बंद कर लो। यहाँ पर देखो फटाफट इस सबको रिफ्रेश करेंगे तब हम लोग आगे पढ़ेंगे मंडलीक का आवर्त सारणी ना। जरा गौर कर लो, यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे प्यारे पीरियोडिक टेबल में एक पहला पॉइंट पढ़े डोबे-रानर का त्रिक सिद्धांत, फिर हम लोगों ने पढ़ा नीलंडस का अष्टक नियम। तो जरा गौर करना, पाछे यहाँ पर ध्यान दे रहे, कॉपी में कलम बंद कर लिए ना सबका ध्यान यहाँ है। चलो देखो, हम पूछेंगे खड़ा कर करके ककरो इधर से भी, अगर नहीं दिमाग में सेट हुआ तो। कल कि आप बता रहे हैं, तुम लोग को समझाने लगी, जो बोलना था हम बोल दे। क्या जी? हम बोले सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों पढ़ना जरूरी है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का जो तत्वों का क्या है, अब अच्छा बाद वाला टॉपिक है ना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों जरूरी है पढ़ना। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम तत्वों के बारे में विस्तार से जान सके कि कौन तत्व का क्या गुण है, कौन धातु है, कौन अधातु है ना। किसके आयतन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, ढेर सारी बातें है ना। कौन किसमें संयोजकता कितना है, कौन किसके साथ संयोग करेगा, ये सब चीजों की, यानी सीधा हम कह सकते हैं तत्वों के उनके गुणधर्म के बारे में जानने के लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जिस समय तत्व का खोज हुआ था इस धरातल पर, पृथ्वी पर, उस समय के सबसे पहले जो वैज्ञानिक हुए उसका नाम था डोबे-रानर, जिन्होंने तत्व के संबंध में एक नियम दिया, एक सिद्धांत दिया, और उसी नियम उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं डोबे-रानर का। उसी के नाम से डोबे-रानर का त्रिक सिद्धांत बोलो या त्रिक नियम बोलो, क्योंकि त्रिक इसलिए बोला जाता, त्रिक मतलब होता 3। उन्होंने 3 तत्वों को लेकर के आपस में सजाया और देखा, पाया कि बीच वाला तत्व का जो परमाणु भार होता है दोनों किनारे वाले तत्व के परमाणु भार के औसत बराबर होता है। उससे निष्कर्ष निकाला कि नहीं, ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होगा आगे चल के। उस समय 20 तत्व था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बोला कि लगभग बराबर होगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब और सारा तत्व खोज हुआ ज्यादा परमाणु भार वाला, तो लगभग ने बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा, इसलिए नियम फ्लॉप कर गया। फिर दूसरा वैज्ञानिक आया न्यूलैंड्स, ये इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। इनके समय में कुल मिलाकर के 56 तत्व का खोज हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया, 3-3 तत्व को नहीं सजा के 8-8 तत्वों को सजाया, अष्टक नियम दिया, क्योंकि इन्होंने 8 तत्व को सजा आपस में। तो चूंकि ये 8 तत्व को आपस में सजा, इसलिए नियम दे दिया अष्टक सिद्धांत। तुमसे पूछेगा अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तुमसे पूछेगा अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? तुमसे पूछा जाएगा अष्टक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? तुमसे पूछा जाएगा डोबेरायनर कहाँ का वैज्ञानिक था? तुमसे पूछा जाएगा डोबेरायनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तुमसे पूछा जाएगा तिर्यक नियम का प्रतिपादन कब और किसने किया? तुमसे पूछा जाएगा 1817 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे तिर्यक नियम कहते हैं, इसको किसने प्रतिपादन किया? तो ढेर सारी प्रक्रिया है, इसी बात को उलट पुलट करके कई प्रकार से पूछा जाता है, पूछ भी सकता है आगे, समझ में आ गया ना? यहाँ से 4-5 ऑब्जेक्टिव, इन दोनों से 4-5 ऑब्जेक्टिव, उससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछा जाएगा, आगे पूछा जाएगा कंपटीशन में, तो भरपूर हम लोग फिर से पढ़ेंगे आगे, है ना? फिर हम बात कर लेते थे न्यूलैंड्स के बारे में। इनमें कमी क्या रह गया? इन्होंने जो बताया ना कि 8वां तत्व पहले तत्व के बराबर होता गुणधर्म के, उसके गुण, चूंकि अक्रिय गैस का खोज हुआ नहीं था, जैसे ही अक्रिय गैस का खोज हुआ ना, तब 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के बराबर नहीं होने लगा, अब 9वां तत्व का गुण पहले तत्व के बराबर होने लगा, इसलिए इनका भी नियम क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। ये कब दिए थे? 1866 में। जरा सा थोड़ा सा चर्चा और आगे कर लेते हैं इस पर, हम लोग बाद में 1866 में है, उसके बाद हम लोग आएंगे, आगे लिखा गया इसीलिए क्योंकि 1869 में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडलीफ अगला आवर्त सारणी। अभी तक तो सिद्धांत पढ़े, अभी तक आवर्त सारणी थोड़े पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला आवर्त सारणी जो बना था 1869 में, कौन? मेंडलीफ। हाँ, मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो सबसे पहले अब यहाँ से 2-4 को ऑब्जेक्टिव पकड़ के हम लोग छोड़ देंगे इसको, आगे की क्लास कल करेंगे, फिर हम लोग अभी मैथ पर पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना? तो ज्यादा हड़बड़ करने की जरूरत नहीं, एकदम शांति से 5 मिनट और बैठे रहो। हम बोले यहां तक तो हो गया आपका क्या कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंडलीफ का आवर्त सारणी। सबसे पहला अगर किसी ने आवर्त सारणी बनाया तो बना था मेंडलीफ। कौन बना था? मेंडलीफ। सबसे पहले मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी बनाई थी, इससे पहले कोई वैज्ञानिक आया तो आवर्त सारणी नहीं बनाया, आके अपना अपना सिद्धांत देके चला गया। सिद्धांत रहा ठीक है, नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं। इसकी ये जो बनाया ना मेंडलीफ आवर्त सारणी, इनका भी आवर्त सारणी फ्लॉप हो गया, लेकिन इसे में कुछ संशोधन करके आगे बढ़ा दिया गया मोसले के द्वारा। कब? 1913 में। 1913 में। कौन था? मोसले। क्या नाम था इसका? मोसले। कहीं कहीं लिखल रहेगा कुछ अलग, ये है आपका मोसले। इन्होंने इनको बोला जाता है आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता। क्या बोला जाता है? तो तुमसे पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है? तुमसे पूछेगा सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई? कब? 1800। जिस समय मेंडलीफ आया ना उस समय कैगो तत्व मालूम है? 63 गो। कैगो? 63 गो। जरा कल्पना करके देखो। जिस समय ये सारा बात तुमको डाटा के तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, तुम लोग को यही सब्जेक्टिव आएगा, इसलिए हम पूरा बोर्ड विस्तार से भरे नहीं है, सिर्फ 2 सिद्धांत बता दिए हैं, एगो न्यूलैंड्स का, एगो डोबेरायनर का। वो दिमाग में रखना है, याद करके रखना है। पूछ दिया तो लिख देंगे, नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी तुमसे पूछेगा मेंडलीफ जिस समय पीरियोडिक टेबल बनाया, आवर्त सारणी बनाया, उस समय कैगो तत्व था, ऐसे पूछेगा। या पूछेगा मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब बनाई? 1913। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता किसको बोला जाता है? सीधा पूछ दे कि आवर्त सारणी का जन्मदाता, तब किसको मारेंगे? क्योंकि पहला आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया था। मेंडलीफ एक गलती कर दी बेचारे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल जो बनाया ना, उस तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं सजा के, परमाणु द्रव्यमान बोले या परमाणु भार बोले, उसके आधार पर सजा दिए।
तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाए तो इन्होंने कहा, इनका सिद्धांत दिमाग में सेट कर लो। इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को, सीधा यहां से तिर्यक अष्टक वाला सिद्धांत नहीं, यहाँ पे उन्होंने कहा यदि तत्वों को उसको उसके बढ़ते हुए परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान दोनों बोलेंगे, यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार या उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? एक बार फिर से, पाछे हर्ष तुम्हारा समझ में आ रहा है? अभी खड़ा करके पूछेंगे, इसलिए दिमाग में एकदम सेट कर लेना ये दोनों बात। एक बार फिर से बोलते हैं, मेंडलीव वाला, मेंडलीव का क्या था तत्व के बारे में पहला कथन, इन्होंने कहा था यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति। समझ में आ गया? और उसके बाद मोसले आए, उन्होंने सिद्धांत को बदल दिया, कहा कि नहीं परमाणु, अभी आगे गड़बड़ा, आगे पढ़ेंगे पूरा मेंडलीव के क्या है दोष, क्या है विशेषता, तब पता चलेगा कि मोसले आखिर क्यों परमाणु क्रमांक का रुख अपनाया। तो जब मेंडलीव, चूंकि मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजा दिया और ये पाया गया कि जब आगे और सारा तत्व का खोज हुआ, चूंकि उस समय 63 तत्व था, तो ज्यादा भार वाला तत्व पहले और कम भार वाला बाद में आने लगा। ऐसे होना क्या चाहिए, कम वाला पहले ज्यादा वाला बाद में। ये हुआ कि और जब आगे तत्व का खोज हुआ तो ज्यादा भार वाला तत्व पहले और कम भार वाला तत्व बाद में, जिससे इनका भी नियम फॉलोअप होने लगा। तब मोसले दिमाग लगा नहीं, थोड़ा सा इसमें मंथन किया जाए तो काम बन सकता है, और उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ परमाणु द्रव्यमान के जगह पर परमाणु क्रमांक कर दिया। क्या कर दिया? परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक करके और उन्होंने पीरियोडिक टेबल को फिर से बना दिया। और उन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, जरा आप गौर करना, सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था जिन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजा? जरा बोलो, सुनो, यहां से तुमसे अंतर डिफरेंस पूछेगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। तो पहला अंतर तो ये धरा गया क्या कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार था वो परमाणु द्रव्यमान था। क्या था? परमाणु। हम बोलेंगे कि भाई मेंडलीव का, सॉरी, आधुनिक आवर्त सारणी या मोसले का आवर्त सारणी में तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा मन है तो मोसले का आवर्त सारणी बोलो या आधुनिक आवर्त सारणी बोलो, दोनों बात बराबर है। कहे कि मोसले का आवर्त सारणी बोलो या आधुनिक आवर्त सारणी, इसलिए बराबर है कहे कि जो मोसले है उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था, तो अक्सर पूछेगा, ऐसे पूछेगा, मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, या पूछेगा मेंडलीव के आवर्त सारणी या मोसले के आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें। ऐसा करके 2 नंबरिया 3 नंबरिया में पूछता है। समझ में आ गया ना? इस पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, मेंडलीव के आवर्त सारणी और मोसले, इसको बड़ा बारीकी से पढ़ेंगे। और ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि तुमको इसमें टोटल तत्व के बारे में पीरियोडिक टेबल, जरा सा उसमें हम चर्चा कर लेते, 1 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे पीरियोडिक टेबल है ना, ये तुमको दिमाग में सेट करना है, हो जाएगा बड़ा आराम से। जैसे मान के चलो ये पढ़े, यहाँ देखे ना, एक तबला मारेंगे तो छटपटा आएगा, चट्टा कहेगा, हम बता रहे हो तो तुम अवघा रहा है गिर। चलो यहाँ ध्यान दो, अभी खुलवे किया, अब तो हम अवे किए एनर्जी बाप पढ़ाने के लायक में किए हैं। 1 घंटा तो हमारा माहौल बनाने में लगता है, माहौल अब बना है, अब चलेगा यहाँ से 2-3 घंटा, बैठो रहो आराम से, छटपटी धैले है। हम बोले प्यारे, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल है कि मेंडलीव वाला है? जरा इसमें तुम काउंट करके देखो तो यहाँ से कैगो आवर्त है, कैगो वर्ग है, यह अंतर हो जाएगा। हाँ, 7 गो आवर्त था वर्ग, अब मेंडलीव जो बना था ना ओकरो में आवर्त था 7 गो, लेकिन ओकरा में वर्ग था 9 गो। क्या गो वर्ग था? 9 गो। क्या गो वर्ग था? 9 गो। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में याद रहे टोटल 7 आवर्त और वर्ग क्या गो? 18 गो। आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या, एक होता है उदाग्र, इसको उदाग्र बोलेंगे, एक होता है क्षैतिज। ये जो आपका दिया हुआ ना ऐसे करके ये वाला, ये आपका यहाँ पे नहीं उगेगा कि आप उगवे नहीं करता है, पर अन्य उगेगा तो छोड़ो, कोई दिक्कत, अभी उगाने की जरूरत तो नहीं।
तो बताएगा दो चार को बात और बता देते ऑब्जेक्टिव के टाइप पे फटाफट। तुमसे पूछेगा आवर्त सारणी के उदग स्तंभ को क्या कहते हैं? उदग्र हो गया तुम्हारा ये वाला ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 18 है। ये हो गया वर्ग, तो 18 वर्ग है। अब क्षैतिज कतार क्या है? 1 2 देखो 7 को ना, 1 से लेके 7 तक। ये हो गया तुम्हारा आवर्त। क्या हो गया? आवर्त। क्षैतिज जो होता है ना उसको हम लोग कहते हैं आवर्तों की संख्या, वर्गों की संख्या। ये सब मोटा मोटी बात चौहद्दी के तौर पर अभी तुम लोग को ध्यान में रखना होगा। इस पे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ये सब याद रखना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से याद हो जाएगा। हाय ली ना कर रब से फरियाद, ऐसे कर करके ढेर सारा इसका ट्रिक पॉइंट है। हम लोग बड़ा बारीकी से याद कर लेंगे, इसको समझ में आ जाएगा। अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे पहले इसके बारे में भरपूर पढ़ेंगे। ये दूगो तो एक क्या कहते हैं छोटा मोटा जानकारी था जो हम दे दिए तुम लोग को। एक डोमेन का त्रिक सिद्धांत, एक नीलैंड का अष्टक नियम। इसके बाद अब हम लोग आगे की क्लास में मंडलीप का आवर्त सारणी से शुरू करके और मोसले का आवर्त सारणी तक जाएंगे। सबका गुण, सबका दोष, और उसके बाद इसके बारे में भरपूर पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पूछेगा? तत्व के बारे में ही पूछेगा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तब क्या होगा, दाएं से बाएं जाएंगे तब क्या होगा, कहाँ धातु है, कहाँ धातु है, कहाँ उपधातु है, कहाँ मिश्र धातु है, इन सब के बारे में सब पहचान जाएगा। बहुत तरीका है इसके लिए। जैसे छोटा सा बात बता दे, जैसे यहाँ पे थोड़ा ये थोड़ा पता चलता है कि मेटल का संकेत है, मतलब मेटल बोले तो धातु। तुमको दिख रहा है यहाँ पे नॉन मेटल है, नॉन मेटल बोले तो धातु। तो जहां जहां ऐसा कलर है ना ये वाला, इस समझ जाए सब का क्या है? धातु। ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं? संक्रमण धातु। जकरा में संक्रमण धातु नहीं समझता है। एक होता है नोबल गैस, नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस ना। इसमें ढेर सारा अक्रिय गैस है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडोन, रेडोन, एस्टेटोन, ऐसे करके है ना। यही से तुमको पहचान में चलाएगा। बीच वाला जितना है ये सब ट्रांजिशन मेटल, जिसको हम लोग कहते हैं संक्रमण धातु। सब पता चल जाएगा, सब याद हो जाएगा। याद करने को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है ये, है ना। जब इसको पढ़ेंगे तो तौर तरीका से पढ़ेंगे। अभी ऐसे तो तुमको बता दिए कि सब बात हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रहने दा जितना ही, इसको इतना ही रहने देते केमिस्ट्री को। अब हम लोग आगे क्या क्या पढ़ेंगे?